जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एस के राजपूत में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। देखते हैं बौद्धिक संपदा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा वर्ष 2022 से जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक में 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 55 देशों में बौद्धिक संपदा का अवसंरचना का मूल्यांकन किया गया है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी किया गया है। वार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले इस सूचकांक का यह 11वां संस्करण है। इस सूचकांक में विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 90% से अधिक का योगदान करती हैं। देखते हैं शीर्ष देश कौन कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के शीर्ष 3 देश। संयुक्त राज्य अमेरिका है पहले नंबर पर, जिसका समग्र स्कोर है 95.48%। और दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, जिनका समग्र स्कोर है 94.14%। और तीसरा है फ्रांस, जिसका स्कोर है 93.12%। भारत देखते हैं, भारत की बात करते हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के अंतिम देश की बात करते हैं तो अंतिम देश में 55वें नंबर पर है वेनेजुएला, जिसका स्कोर है 14.10%। 54वें नंबर पर है रूस, जिसका स्कोर है 55.02%। 53 नंबर पर अल्जीरिया, जिसका स्कोर है 26.36%, यानी कि सबसे लास्ट में आता है वेनेजुएला। अगर भारत की बात करें तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता सूचकांक भारत 2023 में 55 देशों की सूची में 42वें नंबर पर बना हुआ है, जिसका समग्र स्कोर 38.64% है। और पहले नंबर पर यूएस है, अमेरिका है, और सबसे लास्ट नंबर पर वेनेजुएला है, जिसमें भारत का स्थान 42वां स्थान है। जबकि क्षेत्रीय दृष्टि से भारत एशिया में 15 देशों की सूची में 12वें स्थान पर बना हुआ है। इस सूचकांक के अंतर्गत भारत को निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमिक की श्रेणी में शामिल किया गया है। निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, बात करते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022। वर्ष 1995 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सचिवालय बर्लिन जर्मनी में है, इसका द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स सीपीआई जारी किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों एवं क्षेत्रों को वहां व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2012 में 13 सर्वेक्षणों एवं विशेषज्ञ मूल्यांकनों के आधार पर विश्व के 180 देशों एवं क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तरों के अनुरूप रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में 0 से 100 अंकों तक विस्तारित पैमाने का प्रयोग किया गया है, जहां 0 का अर्थ है सर्वाधिक भ्रष्ट और 100 का अर्थ है सर्वाधिक ईमानदार यानी वेरी क्लीन। याद करने योग्य तथ्य देखते हैं। 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया है। प्रति वर्ष जारी होने वाली इस रिपोर्ट का ये 28वां संस्करण है। और सूचकांक में डेनमार्क, जिसका स्कोर है 90, ये शीर्ष स्थान पर, जबकि सोमालिया, जिसका स्कोर 12 है, ये सबसे निचले स्थान पर बना हुआ है। देखते हैं सबसे कम भ्रष्टाचार वाले शीर्ष देश कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर डेनमार्क है, जो इसकी रैंकिंग नंबर 1 है, जिसका स्कोर है 90। और दूसरे स्थान पर है फिनलैंड, जिसका स्कोर रैंकिंग है 2, जिसका स्कोर 87। न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है, ये भी दूसरे स्थान पर है। फिनलैंड और न्यूजीलैंड दोनों के स्कोर बराबर हैं 87। तो ये दूसरे स्थान पर दोनों बने हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले 3 देश कौन कौन से हैं। सबसे निचले नंबर पर है सोमालिया, जिसका रैंकिंग है 180, यानी कि 180 देशों की ये सूची है, जिसमें सबसे लास्ट में आता है सोमालिया, जिसका स्कोर है 12।
इसके बाद 178 नंबर पर सीरिया है जिसका स्कोर 13 है। दक्षिणी सूडान 178 नंबर पर, इसका भी स्कोर 113 है। अगर भारत की बात करें तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत 40 अंकों के साथ 50वें नंबर के स्थान पर बना हुआ है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। और ये 2021 में भारत को 40 अंक मिले थे, ये 50वें रैंक पर था, यानी कि 2021 में भी 85 अंक पर था और 2022 में भी 50वें स्थान पर बना हुआ है 40 अंकों के साथ। इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। वही ब्रिक्स देशों में रैंकिंग में भारत के अतिरिक्त दक्षिणी अफ्रीका 72वें, ब्राज़ील 94वें और रूस 137वें एवं चीन 65वें स्थान पर है। अगला देखते हैं, भारत वायुसेना व्यवस्था का अध्यक्ष है। ये भारत वायुसेना व्यवस्था द वायुसेना अरेंजमेंट एक बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। यह पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं, डबल यूज गुड एवं तकनीकों हस्तांतरण की निगरानी करता है। वायुसेना नाम द हेग नीदरलैंड में स्थित एक उपनगर के नाम से लिया गया है। यह समझौता वर्ष 1995 में हस्ताक्षरित हुआ था। इस व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत 1996 में की गई थी। इसका सचिवालय है वियना, ऑस्ट्रिया में है और इस व्यवस्था में 42 सदस्य हैं। वर्ष 2017 में भारत इस व्यवस्था का सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र के 4 स्थायी सदस्य रूस, अमेरिका, फ्रांस, यूके हैं और इस व्यवस्था के सदस्य हैं। चीन इस व्यवस्था का सदस्य नहीं है। वायुसेना का सदस्य नहीं है, कौन सा? चीन। 1 जनवरी 2023 को भारत ने आधिकारिक तौर पर वायुसेना व्यवस्था को पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है। 30 नवंबर 1 से 1 दिसंबर 2022 के मध्य में वियना में वायुसेना व्यवस्था की 26वीं वार्षिकी बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में ही भारत को वायुसेना व्यवस्था की अध्यक्षता सौंपी गई थी। अध्यक्षता के रूप में भारत का कार्यकाल 1 वर्ष यानी 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा और भारत में आयरलैंड से वायुसेना व्यवस्था के पूर्ण स्वतंत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है। यह प्रथम अवसर है जब भारत किसी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का अध्यक्ष बना है। अन्य बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं क्या हैं देखते हैं। जांगर समिति, ये जांगर समिति इसे एनपीटी यानी निर्यातक समिति, एनपीटी एक्सपोर्टर्स कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसके 39 सदस्य हैं और भारत इस समिति का सदस्य नहीं है। एनएसजी ये न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है। यह परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी और वर्तमान में इसके 48 सदस्य हैं। ऑस्ट्रेलिया समूह यह विश्व के देशों का एक अनौपचारिक मंच है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी और वर्ष 2018 में भारत इस समूह का सदस्य बना है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या है 43। आगे थे मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और वर्ष 2016 में भारत इस समूह का सदस्य बना था और वर्तमान में सदस्यों की संख्या है कुल 35 है। आगे देखते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। मानव स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स HFI के तहत वैयक्तिक यानी पर्सनल, नागरिक, सिविल एवं आर्थिक इकोनॉमिक स्वतंत्रता के आधार पर विश्व में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत करता है। जनवरी 2023 में वाशिंगटन DC स्थित कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से HFI 2022 जारी किया गया है। यह इस सूचकांक का 8वां वार्षिक संस्करण है और HFI 2022 में वर्ष 2020 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 165 देशों के वैश्विक जनसंख्या का 98.1% को शामिल किया गया है। देखते हैं इसके शीर्ष देश कौन से हैं। HFI में फर्स्ट रैंक पर आता है स्विट्जरलैंड जिसका समग्री स्कोर है 8.94। दूसरे नंबर पर आता है न्यूजीलैंड जिसका स्कोर 8.75 है। तीसरे पर आता है एस्टोनिया जिसका स्कोर है 8.73। अगर शीर्ष 10 दक्षिण एशियाई देशों की बात करें, दक्षिण एशियाई तो नंबर 1 पर आता है, क्षेत्रीय रैंक इसकी है। सिंगापुर की 1 रैंक है जिसका वैश्विक रैंक है 44। तिमोर लेस्टे जिसकी दूसरी क्षेत्रीय रैंक दूसरी है जिसका वैश्विक रैंक है 65। और
मलेशिया क्षेत्रीय रैंक तीसरा है, इसका वैश्विक रैंक है 82। नेपाल इसका क्षेत्रीय रैंक 4 है, जिसका वैश्विक रैंक है 84। और इंडोनेशिया का क्षेत्रीय रैंक 5 है, जिसका वैश्विक रैंक है 85। और भूटान का क्षेत्रीय रैंक 6वां है और वैश्विक रैंक 86वां है। और फिलीपींस का क्षेत्रीय रैंक 7 है, वैश्विक रैंक 103 है। थाईलैंड का क्षेत्रीय रैंक 8 है और वैश्विक रैंक 104 है। श्रीलंका का क्षेत्रीय रैंक 9 है और वैश्विक रैंक 110 है। अगर भारत की बात करें तो भारत सबसे लास्ट में 10वें नंबर पर है, क्षेत्रीय रैंक इसका 10 है दक्षिण एशियाई देशों में। और वैश्विक रैंक की बात करें तो 112वें नंबर पर आता है। आगे बात करते हैं, ईरान CSW से बाहर हो गया है, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन्स, महिलाओं की स्थिति पर आयोग CSW, कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित एक प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSO को एक कार्यात्मक इकाई फंक्शनल कमीशन है। संयुक्त राष्ट्र के 45 सदस्य राष्ट्र किसी एक समय पर इस आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। 45 सदस्य राष्ट्रों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि इस आयोग में शामिल होता है, जिसका चुनाव आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा समान भौगोलिक वितरण आधार पर किया जाता है। सदस्यों का चुनाव 4 वर्षों के बाद के लिए किया जाता है और भारत भी CSW का सदस्य है, जिसका कार्यकाल वर्ष 2025 तक है। 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने ईरान को शेष कार्यकाल के लिए महिलाओं की स्थिति के पर संयुक्त राष्ट्र औसत से बाहर करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। CSW में ईरान का कार्यकाल 2022 से 2026 तक प्रस्तावित था, अतः उसे शेष कार्यकाल के लिए तत्काल प्रभाव से इस आयोग से बाहर कर दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में 29 देशों ने मतदान किया था और प्रस्ताव के विपक्ष में 8 देशों यानी बोलीविया, चीन, कजाकिस्तान, निकारागुआ, नाइजीरिया, ओमान, रूस, जिम्बाब्वे ने मतदान किया, जबकि भारत सहित 16 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया था। भारत ने मतदान में भाग लिया ही नहीं है। सितंबर 2022 में 22 वर्षीय ईरानी महिला महसा अमीनी को मोरालिटी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। उन पर सरकारी मानकों के अनुरूप हिजाब न पहनने का आरोप लगाया गया था। हिरासत में उन्हें पीटा गया, जिसके फलस्वरूप अमीनी की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के फलस्वरूप ईरान में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे और इस प्रदर्शनों को दबाने के लिए ईरान की पुलिस ने क्रूर कार्रवाई की थी। इसी के परिणामस्वरूप ईरान को CSW से बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। आगे देखते हैं विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष विश्व प्रतिभा रैंकिंग वर्ल्ड टैलेंटेड रैंकिंग का प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा किया जाता है। इस रैंकिंग के तहत किसी देश के अपने घरेलू प्रतिभाओं की कौशल एवं योग्यता को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को देश में रोकर रखने की क्षमता का आकलन भी किया जाता है। 8 दिसंबर 2022 को IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर विश्व प्रतिभा रैंकिंग वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में का 9वां संस्करण है और विश्व प्रतिभा रैंकिंग WTR 2022 में प्रति व्यक्ति मध्यम एवं उच्च आय वाली 63 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? रैंकिंग फर्स्ट है स्विट्जरलैंड, जिसका समग्र स्कोर 100 है और दूसरे नंबर पर स्वीडन आता है, जिसका समग्र स्कोर 88.65 है। तीसरे नंबर पर आइसलैंड आता है, जिसका स्कोर 85.69 है। लगातार 6वें वर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित बनाए रखने में 63 देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर बना हुआ है। इस सूचकांक में 63 देशों की सूची में भारत ने 52वां स्थान, जिसका स्कोर 42.76 ये प्राप्त किया गया है। एशियाई प्रशांत क्षेत्र की रैंकिंग में सिंगापुर, जिसका स्कोर है 77.43 को प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है, जबकि भारत 12वें स्थान पर है। वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की रैंकिंग 53 है। 2018 में 53 थी, 19 में 59 थी, 2020 में 62 थी और 2021 में 56 थी, जबकि 2022 में फिर 52 हो गई है।
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। 7 दिसंबर 2022 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा वर्ष 2022 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन की भावना स्पिरिट ऑफ यूक्रेन 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। व्लादिमीर जेलेंस्की ने मई 2019 में यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था और राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे हास्य अभिनेता एवं पटकथा लेखक के रूप में सक्रिय थे। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दौरान उन्होंने विश्व भर में युद्धकाल के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है और मार्च 2022 में उनके साहस एवं वीरता के लिए उन्हें चेक गणराज्य के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लायन से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी। जुलाई 2022 में पोलैंड के जीवाश्म विज्ञानियों के लिए एक समूह ने 150 मिलियन वर्ष पुराने फेदर स्टार के जीवाश्म का नामकरण व्लादिमीर जेलेंस्की के नाम पर करने की घोषणा की थी। आशिक्रिनिटी जेलेंस्की। फेदर स्टार समुद्री जीवों की एक विलुप्त प्रजाति है। दिसंबर 2022 में फाइनेंशियल टाइम्स ने भी व्लादिमीर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया था। अन्य विजेता देखते हैं। अन्य विजेता हीरोज ऑफ द ईयर द वुमेन ऑफ ईरान, एंटरटेनर ऑफ द ईयर या ब्लैक पिग, दक्षिण कोरियाई पॉप एथलीट ऑफ द ईयर ये एरोन जज अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी हैं। आइकन ऑफ द ईयर ये मिशन यो ये मलेशियाई अभिनेत्री हैं। और इनोवेटर्स ऑफ द ईयर ये ग्रेग टी रॉबिन्स जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन का निर्माण करने वाली नासा की टीम है। ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर ये मिकी गायटन ये अमेरिका की गायिका हैं। फोर्ब्स विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं। दिसंबर 2022 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इस सूची का 19वां वार्षिक संस्करण है। इस वार्षिक सूची में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं को शामिल किया गया है। सूची में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन जर्मनी की शीर्ष पर हैं, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्डे ये दूसरे और संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे स्थान पर काबिज हैं। सूची में जहां यूएसए की टेलर स्विफ्ट सबसे युवा 33 वर्ष की शक्तिशाली महिला हैं, वही यूएसए की ही नैन्सी पेलोसी सबसे उम्रदराज यानी 82 वर्ष की महिला हैं। वर्ष 2022 में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री को पहली बार शामिल किया गया है और इन्हें समग्र रूप से 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखते हैं सूची में शामिल प्रमुख महिलाएं। 4 नंबर पर है मैरी बर्रा, ये अमेरिका की हैं, ये सीईओ जनरल मोटर्स की हैं। और 12वें नंबर पर है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये बुल्गारिया की हैं, ये प्रबंध निदेशक IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये बुल्गारिया की हैं। और 17वें नंबर पर साई इंग-वेन, ये ताइवान के राष्ट्रपति हैं। 33 नंबर पर जैनेट येलेन, ये अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी वित्त मंत्री हैं। 40 नंबर पर जेसिंडा आर्डर्न है, ये न्यूजीलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं न्यूजीलैंड की जेसिंडा आर्डर्न। 83 नंबर पर सना मारिन हैं, जो कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं। 94 नंबर पर है सियोमेरा कास्त्रो, ये होंडुरास की राष्ट्रपति हैं। और 95वें नंबर पर सामिया सुलह हसन, जो तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। और इस वर्ष की सूची में अगर बात की जाए भारतीय महिलाओं की, तो 6 भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वर्ष की सूची में 36वें नंबर पर बनी हुई हैं और लगातार चौथी बार इस सूची में जगह बनाई है इन्होंने। ये वर्ष 2021 में 37वें नंबर थी, 2022 में 41वें और तथा 2019 में 34वें नंबर पर थी। HCL की चेयरमैन रोशनी नाडार मल्होत्रा ये 53वें नंबर पर। और सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ये 54वें नंबर पर हैं। और सेल की अध्यक्ष सोमा मंडल ये 67वें नंबर पर हैं। बायोकिन की संस्थापक किरण मजूमदार 177वें नंबर पर तथा नायका की संस्थापक एवं CEO फाल्गुनी नायर ये 89वें नंबर पर बनी हुई हैं। 100 प्रेरक तथा प्रभावशाली महिलाओं की सूची 2022 ये BBC के द्वारा
दिसंबर 2022 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा 100 प्रेरक प्रभावशाली महिला की सूची जारी की गई है। इस वर्ष के संस्करण की थीम है प्रगति यानी प्रोग्रेस। यह सूची का 10वां संस्करण है और इस सूची में महिलाओं को संदर्भित किया गया है जिन्होंने हाल ही महीनों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोरी हैं। इस वर्ष की सूची में 4 भारतीय महिलाएं हैं जिसमें प्रियंका चोपड़ा, शीर्षा बांदला ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, स्नेहा जावाले ये सामाजिक कार्यकर्ती हैं तथा गीतांजलि श्री ये लेखिका को भी शामिल किया गया है। आगे वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 EIU दिसंबर 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग नामक रिपोर्ट जारी की गई है। वर्ल्ड वाइड कास्ट लिविंग ऑफ एक अर्धवार्षिक सर्वेक्षण है जो EIU द्वारा संचालित किया जाता है। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष जून एवं दिसंबर माह में जारी की जाती है। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 के आधार पर 172 शहरों को रैंक प्रदान की गई है और रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर की कीमतों के लिए आधार शहर वेस के रूप में चिन्हित किया गया है और EIU के सर्वेक्षण के अनुसार 2022 में सिंगापुर एवं न्यूयॉर्क विश्व में रहने के लिए सबसे महंगे शहर हैं। इनकी फर्स्ट रैंक है सिंगापुर और न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ने रैंकिंग पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। दमिश्क ये सीरिया विश्व में रहने के सबसे सस्ता शहर है। वर्ष 2022 में विश्व के अन्य किसी शहर की तुलना में उच्चतम मुद्रास्फीति दर काराकस वेनेजुएला 132% दर्ज की गई है। बेंगलुरु, चेन्नई व अहमदाबाद को सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों में सूचीबद्ध किया गया है। बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद। 172 शहरों की रैंकिंग में भारतीय शहरों के स्थान देखते हैं। शहर है बेंगलुरु जो कर्नाटक राज्य में है जिसका स्कोर है 38, 161वें नंबर पर है। और चेन्नई तमिलनाडु में जिसका समग्र स्कोर 37 है, ये 164वें नंबर पर है। और अहमदाबाद गुजरात में है, ये 35वें नंबर पर है 35 स्कोर है जिसका रैंकिंग है 165। भारत GPAI का अध्यक्ष। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक मल्टी स्टॉक होल्डर पहल है। यह सदस्य राष्ट्रों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक साझेदारी है। GPAI को आधिकारिक तौर पर 15 जून 2022 को लॉन्च किया गया है। GPAI के सचिवालय की स्थापना पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन GPAI के 15 संस्थापक सदस्य हैं जिनमें 14 देश यथा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम एवं अमेरिका और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ शामिल है। वर्तमान में GPAI के सदस्यों की कुल संख्या 29 है। उसके अतिरिक्त OECD GPAI में स्थायी पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहा है और दिसंबर 2020 में यूनेस्को भी GPAI के पर्यवेक्षक रूप में शामिल हो गया है। 21 से 22 नवंबर 2022 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी को तीसरा शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में भारत ने अगले एक वर्ष के लिए GPAI परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत ने अध्यक्षता फ्रांस से ग्रहण की है। GPAI परिषद एक मंत्री स्तरीय निकाय है जिसमें सभी सदस्य शामिल हैं। GPAI की शिखर सम्मेलन देखते हैं। पहला शिखर सम्मेलन 3-4 दिसंबर 2020 से कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। दूसरा शिखर सम्मेलन 11 से 12 नवंबर 2021 ये पेरिस फ्रांस में हुआ था और तीसरा 21 से 22 नवंबर ये टोक्यो जापान में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से वर्ष 2005 से शुरू किया जा रहा है और इस सूचकांक में 59 देशों के और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण के प्रदर्शन में मूल्यांकन एवं तुल्यांकन अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। और इस सूचकांक की 4 श्रेणियों में विभक्त 14 संकेतकों
में संकेतकों में देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। ये 4 श्रेणियाँ निम्नलिखित कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जिसका कुल स्कोर 40%, नवीकरणीय ऊर्जा कुल स्कोर 20%, ऊर्जा का उपयोग कुल स्कोर 20% और जलवायु नीति कुल स्कोर 20% है। 14 नवंबर 2022 को COP27 के दौरान जर्मन वाच क्लाइमेट एक्शन एंड नेटवर्क न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 CCPI जारी किया गया है। यह सूचकांक का 18वां संस्करण है। CCPI 2023 शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका है। शीर्ष 3 स्थानों में किसी भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम में पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। कोई भी देश वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है। अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है, यानी कि 3 स्थान रिक्त हैं। डेनमार्क CCPI 2003 में सर्वोच्च रैंक पाने वाले देश के रूप में 4था स्थान जिसका स्कोर है 79.61 हासिल किया है, और ईरान जिसका स्कोर 18.77 को सूचकांक में अंतिम 63वें स्थान प्राप्त हुआ है। ईरान को सबसे अंतिम स्थान और जो डेनमार्क है उसको प्रथम स्थान यानी 4था स्थान मिला है। देखते हैं शीर्ष देश की रैंकिंग। 4थे नंबर पर डेनमार्क है जिसका स्कोर 79.61 है। 5वें नंबर पर स्वीडन है 73.28। 6वें नंबर पर चिली है जिसका स्कोर 69.54। 7वें नंबर पर मोरक्को है जिसका स्कोर 67.44। और 8वें नंबर पर भारत है जिसका स्कोर है 67.35, यानी कि 8वें नंबर पर भारत बना हुआ है CCPI रैंकिंग में। और CCPI 2000 ब्रिक्स देशों की स्थिति में सबसे नंबर 1 पर है। ब्रिक्स देशों में नंबर 1 पर है भारत जिसका वैश्विक स्कोर 8 है, स्कोर है 67.35। 38 नंबर पर ब्राज़ील है और 51 नंबर पर चीन है और 44 नंबर पर दक्षिण अफ्रीका और 59 नंबर पर रूस है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। समग्र स्कोर 67.35 है और भारत वर्ष 2022 की रिपोर्ट में 10वें स्थान एवं 2021 में 10वें स्थान पर रहा था। 2 स्थान की इसने बढ़त हासिल की, यानी 2 स्थान इसको इस सूचकांक को निर्धारित करने वाली 4 श्रेणियां भारत के प्रदर्शन निम्नवत है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में स्कोर 29.69 है, इसकी रैंक 9 है, उच्च रेटिंग प्राप्त हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा में जिसका स्कोर 7.77 है जिसका रैंक है 24, मध्यम रेटिंग प्राप्त हुई है। और ऊर्जा उपयोग में जिसका स्कोर 16.03 है, रैंक 9 है जिसका समग्र रेटिंग है उच्च। और जलवायु नीति में 13.85 स्कोर है, रैंकिंग है 8 और इसका समग्र रेटिंग है मध्यम, यानी 2 उच्च और 2 मध्यम। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग में उच्च रेटिंग प्राप्त की है और नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु नीति में मध्यम। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 देखते हैं। 3 नवंबर 2022 को इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल द्वारा पर्टुलांस इंस्टीट्यूट तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट के सहयोग से वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक का 9वां संस्करण जिसका शीर्षक है द टेक्टोनिक ऑफ द टैलेंट इन द वर्ल्ड ड्राफ्टिंग टुवर्ड इंक्रीज टैलेंट इनक्वालिटीज। GTCL 2022 में 133 देशों को शामिल किया गया है और इसके साथ ही प्रस्तुत वैश्विक शहर प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल सिटी टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 175 शहरों को शामिल किया गया है। और GTCI 2022 में प्रथम 5 स्थान पर क्रमशः स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीडन स्थित हैं, जबकि अंतिम 5 स्थानों पर चार्ट 133वें नंबर पर कांगो
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 132वें, इथियोपिया 131वें, अंगोला 130वें और माली 129वें स्थान पर स्थित है। और अगर भारत की स्थिति को देखा जाए तो भारत समग्र रैंकिंग में 101 रैंकिंग है और समग्र स्कोर 28.90। ये निम्न मध्यम आय और क्षेत्र इसका मध्यम और दक्षिणी एशिया। क्षेत्रीय रैंक इसकी 4 है और समग्र रैंक इसकी 101 रैंक पर बना हुआ है। 2022 में भारत के 8 शहरों को स्थान मिला है। ये 8 शहर कौन कौन थे? बेंगलुरु 125वें, मुंबई 135वें, चेन्नई 142वें, पुणे 146वें, हैदराबाद 147वें, दिल्ली 159वें और कोलकाता 162वें और सूरत 169वें पर है। 8 शहर हैं। CCTI 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वही ढाका बांग्लादेश को अंतिम स्थान 175वां स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष स्थान अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को हुआ है। और भारत के 8 शहर हैं जिनको पहला स्थान, यानी कि भारत के शहरों की अगर बात की जाए तो पहला स्थान मिला है बेंगलुरु को और जिसकी वैश्विक रैंकिंग है 125वीं। आगे देखते हैं वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 4 कारकों के आधार पर देशों को अंक प्रदान करता है। ये कारक सरकार के साथ व्यापारिक बातचीत, सरकार और सिविल सेवा में पारदर्शिता, रिश्वत प्रतिरोध तंत्र और उनका प्रवर्तन और मीडिया की भूमिका सहित नागरिक समाज की निगरानी हेतु क्षमता है। देशों को 1 से 100 के बीच अंक प्रदान किए गए हैं, जिसमें 1 सबसे कम जोखिम और 100 उच्चतम जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है। देखते हैं 2022 में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 जारी किया गया है। ग्लोबल ब्रेवरी रिस्क इंडेक्स, इस सूचकांक को रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन ट्रेस द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक में 94 देशों को शामिल किया गया है। सूचकांक के समग्र स्कोर 4 के साथ नॉर्वे प्रथम स्थान पर है प्राप्त किया है। उत्तरी कोरिया ने 93 के साथ अंतिम स्थान यानी 194 स्थान प्राप्त किया है, जिसका स्कोर 193 और स्थान इसका 194 है। और नॉर्वे का 4 अंक के साथ प्रथम स्थान पर है। नवीनतम सूचकांक में भारत ने 86वां स्थान, जिसका स्कोर 48 से प्राप्त किया, जबकि 2021 में 82वां स्थान प्राप्त किया था। 4 अंकों की इसमें गिरावट दर्ज की गई है। आगे देखते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। वर्ष 2008 से रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। वर्ष 2022 का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का रिपोर्ट 13वां संस्करण है। इस सूचकांक में देशों का प्रदर्शन मूल्यांकन 8 कारकों में विभक्त 44 संकेतकों के आधार पर किया गया है। 26 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WGP द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया गया है। यह सूचकांक विश्व के 140 देशों क्षेत्राधिकारों में कानून के शासन का मूल्यांकन करता है। सूचकांक में शीर्ष 3 देश देखते हैं। डेनमार्क ये फर्स्ट नंबर पर है, डेनमार्क इसकी रैंकिंग 2022 में फर्स्ट है। रैंकिंग 2021 में भी इसकी पहले नंबर पर था। नॉर्वे जिसकी रैंकिंग 2 है, ये 21 में भी दूसरे नंबर पर था। और फिनलैंड तीसरे नंबर पर, 21 में भी तीसरे नंबर पर था। जिनका स्कोर है डेनमार्क का 0.90 है और नॉर्वे का 0.89 है और जो फिनलैंड का 0.87 है। सूचकांक में अफगानिस्तान 138वें और कंबोडिया 139वें तथा वेनेजुएला 140वें स्थान पर, जो कानून के शासन अनुपालन के संदर्भ में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश हैं। सूचकांक में शामिल 6 दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल 69वां स्थान, श्रीलंका 74वां स्थान, भारत को 77वां स्थान क्षेत्रीय दृष्टि से तीसरे स्थान पर। इसके अतिरिक्त सूचकांक में शामिल 38 निम्न मध्यम आय वाले देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022। वैश्विक भूख सूचकांक का सृजन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया गया था। हालांकि वर्ष 2018 में IFPRI ने वैश्विक भूख सूचकांक के प्रकाशन से स्वयं को अलग करने का निर्णय लिया। तब से यह सूचकांक
वर्ल्ड हंगर लिम्फ हेल्प एवं कंसर्न वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित किया गया है। वैश्विक भूख सूचकांक 4 संकेतकों यथा अल्प पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन तथा बाल मृत्यु दर के आधार पर तैयार किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है, जबकि 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है। इस सूचकांक में GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के 5 वर्ग बनाए गए, जिनके आधार पर किसी देश में भुखमरी की तीव्रता का आकलन किया जाता है। जो निम्न है 9.9, उससे कम स्कोर निम्न है, 10 से 19.9 मध्यम है और 20 से 34.9 स्कोर गंभीर है, 35 से 49.9 भयावह है और 50 उससे अधिक ये चरम भयावह है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड द वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक 2022 जारी किया गया है। इस सूचकांक एक 17वां वार्षिक संस्करण है और वैश्विक खाद्य प्रणाली रूपांतरण एवं स्थानीय प्रशासन केंद्रित है। 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व के 828 मिलियन लोग अल्पोषित थे। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अनुसार वैश्विक स्कोर 18.2 है, जो भूख की मध्यम प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो 2022 में विश्व में दक्षिण एशिया स्कोर 27.4 है, जो भूखमरी का स्तर सर्वाधिक है। इसके बाद अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा, जिसका स्कोर है 27 का स्थान है। GHI 2000 में वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश सोमालिया, जिसका स्कोर 50.8 भूखमरी की चरम भयावह स्थिति में था और 2022 में कोई भी देश इस श्रेणी में शामिल नहीं है, जबकि 5 देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर, यमन भूखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। 4 और देशों यथा बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिण सूडान तथा सीरिया को अनंतिम रूप से भूखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। और GHI 2022 के अनुसार मध्य अफ्रीकी गणराज्य में अल्प पोषण की दर सर्वाधिक 52.2% है और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन मामले में यमन में सर्वाधिक 55.5% है और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन यानी वास्टिंग के सर्वाधिक मामले भारत में 19.3% दर्ज किए गए हैं और 5 वर्ष से कम आयु के वर्ग के बच्चों में मृत्यु दर सोमालिया में सर्वाधिक 11.5% है। 2022 की GHI रिपोर्ट में विश्व के 121 देशों के GHI स्कोर की गणना कर उन्हें रैंक प्रदान की गई है और वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में 17 ऐसे देश शामिल हैं जिनका GHI स्कोर 5 से कम है। इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदाता नहीं की गई है, जबकि बल्कि सामूहिक रूप से इन्हें 1 से 17 रैंक तक सूचीबद्ध किया गया है। कोस्टा रिका एवं UAE, जिनका GHI स्कोर 5.3 है, ये संयुक्त रूप से इस सूचकांक में 18वें स्थान पर बने हुए हैं। देखते हैं ब्रिक्स देशों की स्थिति क्या है। ब्राज़ील, जिसकी रैंक 20 है, इसकी स्कोर 5.4 है। रूसी संघ 28 रैंक है, 6.4 है। भारत का 107वें रैंक पर है, जिसकी सबसे खराब स्थिति है और ये इसका स्कोर 29.1 है। चीन की 1 से 17 रैंक समूह है। दक्षिण अफ्रीका की 59 रैंक है, ये 12.9 स्कोर है इसका। अंतिम 5 देश कौन से हैं? सबसे अंतिम 5 सबसे लास्ट है 121 देशों में यमन का है, जिसका स्कोर 45.1 है, भी 120 नंबर पर। मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, 44 स्कोर है इसका। 119 नंबर पर मेडागास्कर है, 38.7 स्कोर है। 118 पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसका स्कोर 37.8 है और 117 नंबर पर चाड है, जिसका स्कोर 37.2 है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 भारत की रैंक 121 देशों में 107, जिसका रैंक स्कोर है 29.1। भारत का स्कोर यहाँ भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है, गंभीर स्थिति को। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, इस रैंकिंग को ब्रिटिश कंपनी QS क्वाक्यूरिली साइमंड्स द्वारा प्रकाशित की। गौरतलब की वर्ष 2009 से वार्षिक आधार पर इसका प्रकाशन किया जा रहा है। रैंकिंग प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में प्रकाश डालती है। 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 जारी की गई है। 8 नवंबर 2022 QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 को जारी किया गया है। इस रैंकिंग का 15वां संस्करण है और इस रैंकिंग कुल 760 संस्थानों को शामिल किया गया है। सर्वाधिक विश्वविद्यालय चीन के हैं, जो 125 हैं।
3 शीर्ष विद्यालय कौन से हैं? पेकिंग विश्वविद्यालय जो चीन का है, मुख्य भूमि जिसका समग्र स्कोर 100 है। दूसरे नंबर पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है जिसका स्कोर 97.4 है। और तीसरी यूनिवर्सिटी है तीसरे नंबर पर सिंघुआ विश्वविद्यालय, ये भी चीन का है, मुख्य भूमि, ये 97.3 है इसका स्कोर। वर्ष 2023 की रैंकिंग में 118 भारतीय विश्वविद्यालयों संस्थानों को शामिल किया गया है। शीर्ष 100 में शामिल भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान। भारतीय रैंक नंबर 1, एशियाई रैंक 40 है। IIT बॉम्बे महाराष्ट्र, समग्र स्कोर 68.7 है। भारतीय दूसरी रैंक है IIT दिल्ली की। तीसरी रैंक है IIS बेंगलोर कर्नाटक की। और चौथी रैंक है IIT मद्रास की। पांचवी रैंक है IIT खड़गपुर पश्चिम बंगाल। और छठवीं रैंक है IIT कानपुर उत्तर प्रदेश। सातवीं रैंक दिल्ली विश्वविद्यालय की है, यानी कि भारतीय रैंक फर्स्ट पर है IIT बॉम्बे। देखते हैं टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन एक वार्षिक प्रकाशन है जो 2023 की रैंकिंग में 5 क्षेत्रों में व्यक्त 13 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर आधारित है। 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 जारी की गई है। 2023 की रैंकिंग में 104 देशों एवं क्षेत्रों के कुल 1799 विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान की गई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 19 वर्ष के इतिहास में शामिल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में ये सबसे बड़ा संस्करण है। समग्र रैंकिंग में यूएस के सर्वाधिक 177 विश्वविद्यालय शामिल हैं। इसके बाद क्रमशः जापान के 117 हैं, यूके के 103 विश्वविद्यालय, चीन के 95 विश्वविद्यालय तथा भारत के 75 विश्वविद्यालय का स्थान शामिल है। रैंकिंग में यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय ये 116वीं रैंक एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 में स्थान प्राप्त नहीं कर सका है। शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय है भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर IISc बंगलौर रहा है। अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2022। 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक एवं उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं। अल्फ्रेड नोबेल की बसीयत में उल्लेखनीय इनकी इच्छा को पूर्ण रूप करने हेतु वर्ष 1900 में एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वेरिजेस रिक्सबैंक, स्वीडन का केंद्रीय बैंक जो है, ने वर्ष 1968 में की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। 10 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा वर्ष 2022 से अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। ये इस वर्ष ये पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 3 अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया कि वो देखते हैं निम्न कौन से हैं। वेनियस वर्नांके, ये द ब्रुकलिंस इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन DC USA। डगलस W डायमंड, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो USA से हैं। फिलिप H डाइविक, वे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन द सेंट लुइस, ये भी USA से। इन तीनों अमेरिकी अर्थशास्त्रियों, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नोबेल का शांति पुरस्कार 2022 ओस्लो नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी 2022 को नोबेल का शांति पुरस्कार की घोषणा की है। द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, यह पुरस्कार एक व्यक्ति तथा 2 संगठनों को प्रदान किया गया है। नोबेल पुरस्कार जो निम्न विजेता हैं देखते हैं। LS बियालियात्स्की, दूसरा मेमोरियल, तीसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। LS बियालियात्स्की बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। इन्होंने 1996 में बेलारूस में हुए विवादास्पद संवैधानिक संशोधनों की प्रतिक्रिया स्वरूप वायसना नामक संगठन की स्थापना की थी। मेमोरियल एक मानवाधिकार संगठन है। इसकी स्थापना 1987 में पूर्व सोवियत संघ में की गई थी।
इसकी स्थापना वर्ष 1975 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अंद्रेई सखारोव तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वेतलाना गन्नुसकीना शामिल थी। यूक्रेन में मानवाधिकारों में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2007 में कीव में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना की गई थी। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 6 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश अकेडमी द्वारा साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। वर्ष 2022 से साहित्य का नोबेल पुरस्कार 22 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी आर्नो को प्रदान किया गया है। ये पहली फ्रांसीसी महिला हैं जिनको समग्र रूप से 17वीं महिला हैं और इनका प्रथम उपन्यास लेस आर्मोरियस विदेश अंग्रेजी में वर्ष 1990 में क्लीन्ड आउट नाम से प्रकाशित 1974 में प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य उपन्यास हैं ए मैन ए प्लेस ए वुमेन हिस्ट्री तथा द ईयर्स। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2022 देखते हैं किसको मिला है। 5 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है, कैरोलिन और बर्दोजी, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अमेरिका के हैं, और दूसरे मॉर्टन मेल्डन यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, ये डेनमार्क के हैं, और तीसरे कैबेरी शार्पलेस स्क्रिप्ट रिसर्च, ये अमेरिका के हैं। 3 वैज्ञानिकों को पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री तथा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के योगदान के लिए दिया गया है। बैरी शार्पलेस एवं मार्टन मेल्डन ने रसायन विज्ञान में एक नए कार्यात्मक रूप क्लिक केमिस्ट्री की आधारशिला रखी थी, और कैरोलिन बर्टोजी ने क्लिक केमिस्ट्री को एक नए आयाम तक पहुंचाया और जीवित जीवधारियों का इसका प्रयोग आरंभ किया गया था। कैरोलिन ने बायो ऑर्थोगोनल अभिक्रियाओं का विकास किया जो जीवित जीवधारियों के अंदर कोशिका के सामान्य रसायन शास्त्र को बाधित किए बिना संचालित होती हैं। यह दूसरा अवसर है जब बैरी शार्पलेस को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें 2001 में भी रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बैरी शार्पलेस को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2 बार मिल चुका है। रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार 2 बार जीतने वाले ये दूसरे वैज्ञानिक हैं। ये फ्रेडरिक सेंगर यूके के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2 बार जीत चुके हैं, 1958 और 1980 में। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देखते हैं। 4 अक्टूबर 2022 को स्वीडन द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। एलन एस्पेक्ट, ये फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लॉजर, ये अमेरिका के हैं, और एंटोन जिलिंगर, ये ऑस्ट्रिया के हैं। तीनों वैज्ञानिकों ने यह पुरस्कार क्वांटम मैकेनिक्स के विचित्र गुण आपस में गुथे हुए फोटॉनों पर किए गए प्रयोगों, बेल असमानता नियम के उल्लंघन को स्थापित करने के लिए और क्वांटम सूचना विज्ञान की क्रांति लाने के लिए योगदान में दिया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने एंटेंगल्ड क्वांटम अवस्था पर क्रांतिकारी प्रयोग संचालित किए गए हैं। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 अक्टूबर 2022 को द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट हेल्थ चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। यह पुरस्कार स्वीडिश के स्वांतो पावो को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार विलुप्त मानवनुमा आदि मानव प्रजातियों के जीनोम तथा मानव विकास से संबंधित उनकी खोज के लिए प्रदान किया गया है। इन्होंने निएंडरथल के जीनोम की संरचना का मापन किया जो वर्तमान समय के मनुष्य के विलुप्त पूर्वजों या संबंधी हैं। इन्होंने पूर्व में अज्ञात देनिसोवा नामक मानवनुमा प्रजाति की खोज भी की है। पावो की महत्वपूर्ण खोजों में विज्ञान ने एक नई शाखा को जन्म दिया जिसे पेलियोजीनोमिक्स कहते हैं। देखते हैं म्यांमार FATF की ब्लैक सूची में शामिल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली एक संस्था है जो 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों की पहल पर FATF की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके 39 सदस्य हैं जिनमें से 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। इंडोनेशिया FATF का एकमात्र पर्यवेक्षक देश है। भारत 2010 से FATF का सदस्य है। 24 फरवरी 2023 को FATF ने रूस की सदस्य को निलंबित कर दिया है। अक्टूबर 2022 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में FATF की पूर्ण बैठक संपन्न हुई जिसकी अध्यक्षता सिंगापुर के T राजकुमार द्वारा की गई है। इस बैठक में म्यांमार को FATF की ब्लैक सूची में शामिल किया गया है।
म्यांमार के अतिरिक्त ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उत्तर कोरिया ब्लैक सूची में शामिल हैं। ब्लैक सूची को आधिकारिक रूप से हाई रिस्क जुरिडिक्शन सब्जेक्ट टू ए कॉल ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, DRC, मोजाम्बिक और तंजानिया FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया है, जबकि पाकिस्तान और निकारागुआ को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है। ग्रे सूची को आधिकारिक तौर पर जुरिडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग के नाम से जाना जाता है। देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022। वर्ष 2007 से वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इस सूचकांक में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। WIPO द्वारा इस सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टोलेस इंस्टीट्यूट की भागीदारी से किया गया है। साथ ही सूचकांक के प्रकाशन में कॉर्पोरेट नेटवर्क की भागीदारियों यथा द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ब्राजीलियन नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, कोलंबिया तथा टर्किश एक्सपोर्ट असेंबली की सहयोगी भूमिका रही है। 29 सितंबर 2022 को वैश्विक नवाचार सूचकांक के 15वें संस्करण का प्रकाशन किया गया है और इसका शीर्षक है नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में विश्व की 132 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार प्रदर्शन को मापकर उन्हें रैंकिंग प्रदान की गई है। 2022 में स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष की विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था रही है। चीन को G2 में 11वां स्थान प्राप्त हुआ है और जो शीर्ष 30 देशों में शामिल एकमात्र मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है। वैश्विक नवाचार की सूचकांक 5 अर्थव्यवस्थाएं कौन सी है देखते हैं। नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है जिसका स्कोर 64.6। दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्कोर है 61.8। तीसरे नंबर पर है स्वीडन जिसका स्कोर 61.6 और चौथे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, स्कोर है 59.7। पाँचवें नंबर पर नीदरलैंड, स्कोर है 58। यानी कि पहले नंबर पर बना है स्विट्जरलैंड। ये 6 वर्षों से लगातार ये 12 वर्षों से लगातार नंबर 1 पर चल रहा है। देखते हैं भारत का स्कोर वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने 36.6 अंक स्कोर के साथ 40वीं रैंक 2021 में 46वां स्थान प्राप्त हुआ था और 2022 में 40 यानी कि 6 अंकों का सुधार हुआ है, जो अभी तक भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। तुर्की 37 स्थान तथा भारत 40वां स्थान पहली बार इस सूचकांक में शीर्ष 40 देशों में शामिल हुआ है। भारत निम्न मध्यम आय वाले समूह वाले देशों में तथा मध्य एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर है। भारत, केन्या, मोल्डोवा तथा वियतनाम ने रिकॉर्ड लगातार 12वें वर्ष 2011 से 22 इनोवेशन अचीवर का खिताब हासिल किया है। किसने? भारत, केन्या, मोल्डोवा और वियतनाम ने। 2022 में पहली बार इंडोनेशिया 75वां स्थान और उज्बेकिस्तान को 82वां स्थान, पाकिस्तान को 87वां स्थान को इनोवेशन अचीवर का दर्जा हासिल हुआ है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के तहत 2022 में विश्व के सबसे बड़े विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर की भी घोषणा की गई है और 2022 में टोक्यो योकोहामा ये जापान विश्व का शीर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर्स में भारत के 4 शहर यथा बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई तथा चेन्नई शामिल हैं। आगे देखते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक GFSI ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स विकसित एवं विकासशील देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करने वाला एक प्रमुख साधन है। यह सूचकांक लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन एवं निर्मित तथा कॉर्टेवा एग्रीसाइंस द्वारा प्रायोजित किया जाता है। यह सूचकांक सर्वप्रथम 2012 में जारी किया गया था। इस सूचकांक के तहत विश्व के 113 देशों में खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन 4 प्रमुख स्तंभों के आधार पर किया जाता है। जो स्तंभ निम्न है देखते हैं। खाद्य सामर्थ्यता यानी फूड अफोर्डेबिलिटी, खाद्य उपलब्धता फूड अवेलेबिलिटी और गुणवत्ता एवं सुरक्षा क्वालिटी एंड सेफ्टी, स्थिरता और अनुकूल सस्टेनेबिलिटी एंड अडॉप्शन। 20 सितंबर 2022 को वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 जारी किया गया है और इस वर्ष के सूचकांक में 113 देशों को शामिल किया गया है और यह सूचकांक का 11वां संस्करण है।
देखते हैं शीर्ष 3 देश। नंबर 1 पर है फिनलैंड जिसका स्कोर है 83.7। दूसरे नंबर पर आयरलैंड है जिसका स्कोर 81.7। तीसरे नंबर पर नॉर्वे है जिसका स्कोर है 80.5। यानी कि पहले एक नंबर पर फिनलैंड है। GFSI 2022 भारत ने 58.9 अंकों के समग्र स्कोर के साथ 68वां स्थान प्राप्त किया है, जो 21 में 71वां स्थान प्राप्त किया था 2021 में। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 23 देशों की रैंकिंग में भारत को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है और खाद्य उपलब्धता स्तर में भारत का स्कोर सर्वाधिक 62.3 है। आगे यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी 3 भारतीय शहर शामिल हैं। इसमें देखते हैं क्या है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लाइन संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा संगठनात्मक निकाय है जिसका वैश्विक अधिदेश जीवन पर्यंत अधिगम है। यूएल हैम्बर्ग जर्मनी में स्थित है। स्थानीय सरकारों को जीवन पर्यंत अधिगम रणनीतियाँ विकसित करने में मदद करने के लिए यूएल ने यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ की स्थापना की है और इस नेटवर्क को वर्ष 1912 में लॉन्च किया गया था। यूनेस्को GNLSC एक अंतर्राष्ट्रीय नीति उन्मुख नेटवर्क है। इसमें विश्व भर के 76 देशों के 294 शहर शामिल हैं जो एक दूसरे के बीच प्रेरणा और विशेषता के सर्वोच्चतम प्रथाओं को साझा करते हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 44 देशों के 77 शहरों को शामिल करने की घोषणा की गई है और 77 देशों में 3 भारतीय शहर शामिल हैं। ये 3 भारतीय शामिल शहर कौन से हैं? नीलाम्बूर ये केरल का शहर है, त्रिशूर ये भी केरल का है और वारंगल ये तेलंगाना का है। यानी कि 2 केरल के शहर हैं और एक तेलंगाना। इस नेटवर्क में जगह बनाने वाले उपयुक्त शहर में देश के पहले प्रवेशकर्ता बन गए हैं नीलाम्बुर, त्रिशूर और वारंगल। त्रिशूर यह केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय है और यह अपना आभूषण उद्योग विशेष रूप से सोने के स्वर्ण के लिए भी जाना जाता है। नीलाम्बूर ये सागौन का रथ स्थल भी कहा जाता है। यह भारत के केरल राज्य में स्थित एक पारिस्थितिक पर्यटन गंतव्य स्थल है। सामान्यतः यूनेस्को द्वारा 5 लाख एवं उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों को ही GNLC में शामिल करने की पर प्राथमिकता दी जाती है। नीलाम्बूर GNLC से शामिल होने वाला एक ऐसा शहर है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से भी कम है। वारंगल यह तेलंगाना का शहर है। आगे देखते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की पहली बार 2006 में विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट को जारी करने का उद्देश्य विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मापन करना था। यह रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न देशों में व्याप्त लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है। आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। 13 जुलाई 2022 को विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 16वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। ये रिपोर्ट में कुल 146 देशों की तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। 2022 में वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर 68.1% है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान स्थिति अनुरूप विश्व भर में व्याप्त लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में 132 वर्ष लग जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर पाया है। सूचकांक में शामिल शीर्ष देशों में आइसलैंड ने न्यूनतम 90% तक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है और उत्तरी अमेरिका विश्व की सबसे अग्रणी क्षेत्र है। आइसलैंड को लगातार 13वीं बार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश घोषित कर दिया गया है। देखते हैं रैंकिंग में 3 देश कौन से हैं। शीर्ष नंबर 1 आइसलैंड है जिसका लैंगिक अंतराल इसको 0.908 है। दूसरा है फिनलैंड जिसका 0.860 है और तीसरे पर नॉर्वे है जिसका स्कोर है 0.845। लैंगिक मामले में सबसे खराब प्रदर्शन वाले 3 देश कौन से हैं। 146 रैंक है अफगानिस्तान की, 145 रैंक में पाकिस्तान और 144 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने अब तक अपने 62.9% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है और भारत 2000 वर्ष की तुलना में 5 स्थानों के
सुधार के साथ वर्ष 2022 में 135वें स्थान पर पहुंच गया है। 2021 में 156 देशों की सूची में 140वें स्थान पर था। आगे देखते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टर 2022। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टर प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक सामाजिक मामले विभाग के जनसंख्या प्रभाग के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। रिपोर्ट वैश्विक जनसांख्यिकी प्रवृत्तियों और भावी संभावनाओं को व्यापक विवरण प्रदान करती है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन 1951 में किया जा रहा है और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टर 2022 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यह WPP श्रृंखला की 27वीं रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में 1950 से लेकर अब तक की अवधि के दौरान 237 देशों क्षेत्रों की जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में 2100 जनसंख्या का अनुमान शामिल है। वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर संभावित परिणामों की एक श्रृंखला को दर्शाता है। WPP 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या 8 अरब अनुमानित है। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों के तहत वैश्विक जनसंख्या निम्न अनुसार बढ़ सकती है। 2023 में 8.5 बिलियन और 2030 में 8.5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन और 2100 में 10.4 बिलियन। वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में आधे से अधिक अनुमानित वृद्धि जिन 8 देशों में केंद्रित होगा संभावित में भारत, नाइजीरिया, मिस्र, पाकिस्तान, कंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया और फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंजानिया। वर्ष 1950 में वैश्विक प्रजनन दर लगभग 5 जन्म प्रति महिला थी, जो कम होकर 2021 में 2.3 जन्म प्रति महिला हो गई है। 2050 तक वैश्विक प्रजनन दर घटकर 2.1 जन्म प्रति महिला तक पहुंचने का अनुमान है और रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर वर्ष 2019 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 72.8 वर्ष तक पहुंच गई, जो 1990 के बाद लगभग 9 वर्षों की वृद्धि को दर्शाता है। 2050 तक वैश्विक जीवन प्रत्याशा बढ़कर 72.2 वर्ष हो जाने का अनुमान है और 21 में महिला और पुरुष जीवन प्रत्याशा का अनुसार 73.8 और 68.4 वर्ष है। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैश्विक आबादी का हिस्सा वर्ष 2022 में 10% से बढ़कर 2050 में 16% होने का अनुमान है। 2050 तक विश्व भर में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की आबादी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आबादी से दोगुनी से भी अधिक होने का अनुमान है। देखते हैं विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देश कौन से हैं 1990 से 2050 तक। चीन 1144, यानी कि नंबर 1 पर भारत हो जाएगा। इस टाइम तो भारत हो ही गया है नंबर 1 पर। ये 1990 के नंबर 1 पर चीन था और 22 में भी चीन और 2025 में भारत हो जाएगा, यानी कि नंबर 1 पर तो भारत अभी हो गया है, चीन नंबर 2 पर पहुंच गया है। नंबर 1 पर भारत हो गया अभी, तो 2050 में भी होगा ही। नंबर 2 पर भारत 1990 में था भारत। तीसरे पर अमेरिका है, चौथे पर इंडोनेशिया और 5वें पर ब्राज़ील। 1990 में ब्राज़ील था और जो कि 2022 में पाकिस्तान है 5वें नंबर पर और 2050 में पाकिस्तान 5वें नंबर पर रहेगा। दो 2022 की बात करें तो चीन पहले नंबर पर, यानी कि भारत, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। आगे देखते हैं भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति में चयनित हो गया है। देखते हैं क्या है। यूनेस्को द्वारा अपने सदस्य देशों को उनकी सांस्कृतिक विरासतों के प्रभावी संरक्षण हेतु उपायों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की जाती है। इन उपायों में अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण हेतु अभिसमय का अंगीकरण एवं महत्वपूर्ण घटना थी, जिससे सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में नई नीतियों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस अभिसमय को वर्ष 2003 में यूनेस्को की आम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत ने 2005 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभिसमय का अनुसमर्थन किया था।
देखते हैं 5 से 7 जुलाई 2022 के मध्य पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षित अभिसमय के पक्षकारों की महासभा का 9वां सत्र आयोजित हुआ। बैठक के दौरान भारत को वर्ष 2022 से 26 से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षित अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है। यह भारत का समिति का तीसरा कार्यकाल है और पूर्व में भारत ने इस अंतर सरकारी समिति के सदस्य के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। पहला कार्यकाल 2006 से 10 तक और दूसरा 14 से 18 तक। सांस्कृतिक विरासतें क्या हैं? यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में शामिल भारतीय रामलीला या रामायण की परंपरागत ये प्रस्तुत 2008 में, और वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा ये भी 2008 में। कुट्टियम ये संस्कृत नाट्यशाला है। रासमन ये गढ़वाल हिमालय की धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच है। मुडियट ये केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच एवं नृत्य नाटक है। कालबेलिया ये राजस्थान का लोकगीत तथा नृत्य है। छऊ ये पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य जो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, ट्रांस हिमालयी लद्दाख एक कश्मीर बौद्ध पवित्र बौद्ध ग्रंथों को पाठ है। संकीर्तन ये मणिपुर का अनुष्ठान एक ढोल वादन एवं नृत्य है। पंजाब के जंडियाल गुरु के ठठेरों एवं द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले शिल्प कला और योग ये 2016 में शामिल किया है। नवरोज ये नववर्ष के उत्सव का आयोजन 2016 में, कुंभ मेला 2017 में और कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में। आगे रखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2022। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व के एक अग्रणी विचार मंच इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। सर्वप्रथम इस सूचकांक को वर्ष 2007 में एक ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी स्टीव किलेलिया ने लॉन्च किया था। स्टीव किलेलिया द्वारा 2008 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की स्थापना की गई थी। यह विश्व में शांति की प्रवृत्तियों, इसके आर्थिक मूल्य तथा शांतिपूर्ण समाज के विकास से संबंधित सर्वाधिक व्यापक एवं आंकड़ा आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करती है। 15 जून 2022 को जीपीआई के 16वें संस्करण को जारी किया गया है और इस सूचकांक में विश्व के 163 देशों में वैश्विक जनसंख्या का 99.7% शामिल किया गया है। सूचकांक के अनुसार विगत वर्ष की तुलना में वैश्विक शांति के औसत स्तर में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 14 वर्षों में ये 11वां अवसर है जब वैश्विक शांति के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। जीपीआई 2022 के अनुसार विश्व के 10 सर्वाधिक शांतिपूर्ण देशों में 7 यूरोप के देश शामिल हैं। इसके साथ ही यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना हुआ है। सूचकांक के तहत विगत वर्ष के दौरान मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में शांति के स्तर में सुधार दर्ज होने के बावजूद यह विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र बना हुआ है। जीपीआई 2022 के अनुसार आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, जबकि लगातार 5वीं बार अफगानिस्तान की विश्व के सबसे अशांत क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ है। देखते हैं शीर्ष देश कौन कौन से हैं। आइसलैंड नंबर 1 रैंक के साथ 1.107 स्कोर है। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, तीसरे पर आयरलैंड है और चौथे पर डेनमार्क है और 5वें नंबर पर ऑस्ट्रिया है। और 5 सर्वाधिक अशांत यानी कि 163 देशों की सूची में सबसे लास्ट नंबर अफगानिस्तान का है। इसके बाद 162 नंबर पर यमन है, फिर सीरिया है, रूस है, दक्षिण सूडान, यानी कि सबसे खराब रैंकिंग है अफगानिस्तान की सबसे लास्ट में। भारत की बात करें तो भारत की रैंकिंग 135वां स्थान हासिल किया है। 19वीं रैंक के साथ भूटान दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। आगे देखते हैं सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका मुख्य उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना।